नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर खाने के तेल से करेंगे, जहां पर पाम तेल के दामों में 2022 के हाई से करीब आधा हमने यहां पर इन्हें होता हुआ देखा, यानी कि करीब 48-50% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। पिछले साल दिसंबर में सोयाबीन और सीपीओ पर लगा ट्रेडिंग बैन अब भी जारी है। एक्सचेंज पर ट्रेडिंग ना होने से इंडस्ट्रीज को तो परेशानी है ही, लेकिन साथ ही किसानों को भी एक रेफरेंस प्राइस अपनी उपज के लिए नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तो क्या सरकार को बैन हटाना चाहिए, और दूसरा, इन सभी बातों पर हमारे साथ करने के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दौरब मिस्त्री और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भार्गवी जवेरी। दौरब, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। और सबसे पहले खाने के तेलों पर ही बात यहां पर करेंगे, और पूरी इंडस्ट्री में ये बात चल रही है कि दौरब मिस्त्री नेगेटिव हैं, बेरिश हैं खाने के तेलों के प्राइसेस पे, यहां पर भी बेच के काम करना चाहिए। जब आप बोलते हैं तो फंडामेंटल्स लोग नहीं सुनते, फिर एक एक सिंपल चीज ही होती है कि दौरब मिस्त्री ने कहा है तो प्राइसेस नीचे जाएंगे। पर आपसे जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, कैसे देखते हैं आप फंडामेंटल्स, और कितना बेरिश यहां से हम देख सकते हैं माहौल? थैंक यू मनीषा। मार्केट हमारी सुनती है क्योंकि हमने जो भी फोरकास्ट किया था वो सही निकला जी। और हमने पहले से ही कहा था, जब 7,000 रिंगित 7,500 रिंगित पर भाव चल रहे थे, कि ये फुगावा है, ये बलून है, ये नहीं चल सकता ज्यादा दिन तक, और जून महीने तक 5,000 हो जाएगा और सितंबर दिसंबर तक 4,000 हो जाएगा। तो 4,000 के बदौलत 6,000 3,600 तक दाम गिरे। अब जब इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो थोड़ी बहुत बाउंस बैक रैली हो सकती है, और वो रैली अब जारी है, हम देख रहे हैं। दूसरी बात है कि डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, तो इससे पूरी सारी कमोडिटीज को दुनिया भर में एक तरह की रैली का मौका मिला है। लेकिन जो फंडामेंटल्स है, यानी कि सप्लाई और डिमांड, इसमें एक बहुत बड़ा भड़का दिया इंडोनेशिया ने जब उसने पाम के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। ये बैन बड़ा खतरनाक चीज है, और बैन करने से ये पूरी इकोसिस्टम जो होती है एक्सपोर्ट की, वो उन लोगों ने तोड़ दी, और इसकी इतनी खराब बुरी इफेक्ट हुई है सारे बिजनेस पर, इंडस्ट्री पर, ट्रेड पर, कि इंडोनेशिया में बिल्कुल डिस्ट्रेस है। और इसे हमें लगता है कि ये बेरिशनेस, ये मंदी जो पाम की बाजार में आई है, वो अब खत्म नहीं हुई, और दाम और भी नीचे गिरने चाहिए। इंडोनेशिया में आज भी $200 की एक्सपोर्ट ड्यूटी है। इन लोगों ने एक्सपोर्ट लेवी निकाल दी, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी अपनी जारी रखी है। इसका क्या जरूरत है? तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी इनको कम करनी पड़ेगी और निकाल देनी पड़ेगी। इन लोगों ने नए नए कायदे लाए हैं, डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, इससे एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। तीसरी बात है कि जब आपने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तो जो जहाज वाले थे, जो शिप ओनर्स थे, वो अपने जहाज लेके निकल पड़े कि यहां तो धंधा में मिलने वाला नहीं है, हम कहीं और चले जाए। और अगर शिप ओनर शिप लेके निकला तो वो वापस 2-3 दिन में नहीं आएगा, वो तो पूरा अपना वॉयज कंप्लीट करके आएगा, यानी कि वॉयज 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते का वॉयज रहेगा। और उसके बाद मोस्ट ऑफ दी शिप ओनर ये ट्रैम्प शिप ओनर है, वॉयज पे अपनी शिप को हायर करते हैं। तो अगर उनको केमिकल कार्गो मिल गया, अच्छे दाम मिल गए, तो वो वापस पाम के मुकाबले में नहीं आएंगे जी। और इससे तो फ्रेट बढ़ गया, जो हम लोग $30 पर टन फ्रेट देते थे इंडिया के वॉयज को, इंडोनेशिया से इंडिया, आज हम 80, 90, $100 दे रहे हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि ये शिप ओनर सब सारे के सारे अब वापस आएंगे। ये लोग अभी सबक सीख गए, जैसे कि कंटेनर वाले सबक सीख गए कि अगर आप सप्लाई को थोड़ा टाइट करो तो दाम दुगुना बढ़ जाते हैं जी हाँ। फ्रेट के। तो इसलिए एक तरह की रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि इंडोनेशिया
अगर चाहता है तो भी माल एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि शिप्स नहीं है। एब्सोल्युटली। और इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए गौरव, तो यहाँ पर भी सरकार के काफी सारे मेजर्स हैं। इंपोर्ट ड्यूटी नियर जीरो है, टीआरक्यूज हमने उसका इम्पैक्ट आते हुए देखा, एंड देन फेड रेट हाइक है। जैसे आपने कहा सप्लाईज तो ज्यादा यहाँ पर हैं ही। कैसे देखते हैं आप फिर बाकी का 2022 खाने के तेलों के लिहाज से? और जैसे आपने कहा कि और बेरिशनेस है, तो कहाँ तक और प्राइसेस गिर सकते हैं? आपका आखिरी सवाल मैं पहले आंसर कर देता हूं। Okay. कि मैं मानता हूं कि ये 4,000 रिंगिट जो मैंने बताया था, मैंने उसको और डाउनवर्ड रिवाइज किया है, और मेरा ख्याल है कि सितंबर महीने के अंत तक हम 3,000 रिंगिट पे आ जाएंगे, यानी कि और 20-25% की ओरिजिन पे मंदी आ सकती है। ओके। आप जानती है मनीषा कि मैं तो भारत सरकार का काफी क्रिटिकल रहता हूं, लेकिन मुझे ये कहना है कि ये टीआरक्यू वाली बात जो ये लोग जब लाए वो एकदम सही कदम था। ओके। और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडोनेशिया को दिखाया कि हिंदुस्तान सिर्फ पाम के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे पास भी चॉइस है। हम सन ऑयल, सोया ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसकी बड़ी अच्छी इफेक्ट हुई दुनिया में जी। तो भारत सरकार ने सही कदम उठाया। लेकिन आज ये कदम उठाया उन्होंने मई जून के महीने में। आज मैं सोचता हूं कि ये टीआरक्यू, ये सब उनकी सेटिंग वगैरह अब हो चुकी है, लेकिन टीआरक्यू इज मेंट फॉर क्वांटिटी, नॉट फॉर ड्यूटी। ये लोग एक थोड़ा सा रिवीजन इसमें कर सकते हैं कि टीआरक्यू एट 5% ड्यूटी या टीआरक्यू एट 10% ड्यूटी। तो ये एक वेपन इनके हाथ में है जिसका इनको सही इस्तेमाल करना चाहिए। आज के दिन में करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस है भारत सरकार को कि हमारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करते। आप जानते हैं बड़े प्रामाणिक इनके नेता अतुल चतुर्वेदी जी, मेहता जी, विजय डाटा जी, ये लोग बिल्कुल ये ऑयल के धंधे में बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो इनको कंसल्ट करके सरकार को थोड़ी थोड़ी ड्यूटी की बात करनी चाहिए। तो इससे सेलर्स, सप्लायर्स के ऊपर प्रेशर रहेगा और भारतीय कंज्यूमर को फायदा रहेगा। सरकार ने अब तक अच्छा काम किया है। आप जानती हो कि पिछले 2-3 महीनों से कहता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे कंज्यूमर को रिलीफ मिलने वाली है। अब रिलीफ आई है। तो अब हमको ये जारी रखना चाहिए, क्योंकि भारत का कंज्यूमर, और भी इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत है। जी हाँ। एडिबल ऑयल एक ही चीज है कि जिसमें दाम नीचे आए हैं और दाम नीचे नहीं आए। तो ये कंज्यूमर को जितनी रिलीफ मिल सके वो एक अच्छा ही होगा, उससे हमारी इंडस्ट्री का अच्छा होगा, हमारी इंडस्ट्री की टर्नओवर बढ़ेगी। तो ये मेरा एक सुझाव है कि आप टीआरक्यू भले जारी रखो, लेकिन टीआरक्यू के ऊपर 5, 7, 10% जो भी ड्यूटी हमारी एसोसिएशन सुझाव करती है वो आप लगाते रहिए। पॉइंट टेकन।